नमस्कार दोस्तों, SRJ कैरियर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पॉलिटिक्स में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो हम जितने सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह ला करके आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए और यूपी एसएससी पेड जो अभी फॉर्म निकला हुआ है उसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे जो कोई पहली बार आया है इसको सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका होगा सी, क्योंकि संघ कार्यपालिका का मुखिया जो राष्ट्रपति होता है ये सही है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का कोई सीमा नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ई। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोटों से नहीं होता है। वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और कारण है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। इसमें से आप लोगों को चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कथन ये क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। और कारण है दिया हुआ है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन में मैंने यही बोला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो वोट होगा उससे इलेक्टेड होते हैं राष्ट्रपति। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ए और उसका कारण जो है वो दोनों सही है।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ये तो नहीं होगा, और ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा नहीं होता है। बैलेट प्रणाली खत्म हो गया है, ईवीएम आ गया है अभी। बचा बी और सी। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा होता है, और दूसरा जो होता है वो रेशियो द्वारा होता है, तो अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा बी और सी दोनों होगा। ये रेशियो एमपी जो सदस्य एमपी जो होते हैं सदन में चुन करके जाते हैं, और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे। इसके वजह से ये एक रेशियो बनाया गया है, जो उस रेशियो में उस राज्य का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टेट की विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और ऑप्शन सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं? ये वही फिर से रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैंने बोला है कि संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, सदस्यों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन डी चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। अभी आगे क्वेश्चन में यही सब टॉपिक पे चर्चा हो रहा था। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर जो दिया हुआ, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 7 का आंसर भी यही होगा, जो 17वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। दिल्ली और पुडुचेरी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अभी जो जम्मू कश्मीर जो हुआ है यूनियन टेरिटरी, वहाँ भी विधानसभा है, तो वो भी ऐड होने वाला है। तो अभी इसका आंसर बी होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो यहाँ पे 1 नंबर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। 9 का ऑप्शन जो है वो बी है, 2 और 3 केवल। इसका कारण ये है कि ऑप्शन 1 जो है उसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला गया, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं है, क्योंकि आगे हम टॉपिक चर्चा कर चुके हैं राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को। इसके आगे वाले में भी वही था और 8 नंबर में भी वही और 9 नंबर में। ये थोड़ा घुमाने के लिए यहाँ बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, जो सदस्य निर्वाचित किए गए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन 1 नंबर जो स्टेटमेंट वो गलत है और स्टेटमेंट 2 राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और 4 नंबर स्टेटमेंट जो है सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल ये भाग नहीं लेते हैं। तो 9 का ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 10, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। इसका ऑप्शन होगा सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन 10 के बाद 13, क्योंकि फिर से वही सब क्वेश्चन रिपीट होगा इसलिए मैंने उन सारे क्वेश्चनों को बात दे दिया है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यालय की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। इसका ऑप्शन होगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऑप्शन सी, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। और ऑप्शन डी, देश का नागरिक हो।
ये तो ऑप्शन बी होगा इसका, पढ़ा लिखा वैसा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 51 का ए में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्वालिफिकेशन का उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, और स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें से कौन कौन सही है? दो नंबर सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन सी होगा, निर्वाचित होने के लिए तुरंत उपरांत अपनी उसकी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता उसको छोड़नी होगी, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन डी होगा इसका, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए प्रावधान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई? इसका ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है अपने निर्वाचन की तारीख से, सांसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से, ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से ही। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 25 और 26, तो उपराष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। तो इसका आंसर होगा संसद के द्वारा। संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर डी
संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 के द्वारा, 75, 76 और 61। तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था मैंने 61 के द्वारा, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा स्पीकर को। तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन की, 14 दिन का, 21 दिन की और 30 दिन की। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान परिषद, राज्यों के विधान सभाएं। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो वो संसद के द्वारा चलाई जाती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो भाग नहीं लेता है, इसमें पूछा गया है। तो लोकसभा लेता है, राज्यसभा भी ले सकता है, लेकिन राज्य की विधानसभा जो है नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायिक प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है कितने दिनों में? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किस कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए? रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर, रिक्त की तिथि से 1 वर्ष बाद, रिक्त की तिथि से 9 माह बाद, और ऑप्शन डी रिक्त की तिथि से 7 माह बाद। पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वही उसी क्वेश्चन को
दूसरे तरीके से पूछा गया है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और तो उस वक्त कार्यभार जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड जिसको बोलते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस अपना ही समझ में आ जाएगा सबको, राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है तो आंसर राष्ट्रपति होगा। एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 53 के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन दिया हुआ है ये, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और कारण दिया हुआ है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये भी सही है। और कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन जो कथन दिया है उसका सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। स्टेटमेंट 4 नंबर दिया हुआ है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसमें जो सही उत्तर चुनना है, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन सी सही है। संघ की कार्यपालिका प्रधानमंत्री में नहीं निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, अभी आगे मैंने बताया। तो
1 नंबर स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो 2, 3, 4 सही है, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचन किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। और अभी तक अगर कोई नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसको भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा को, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन में यही था, देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इसका ऑप्शन था केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है उसकी अनुशंसा पर। उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहुति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये अनुच्छेद 108 में है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और ऑप्शन डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यह सही नहीं है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध विधेयक। राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होता है जो किसी भी बिल को रोक सकते हैं। तो एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया गया वह था भारतीय डाकघर विधेयक संशोधन में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? जेबी निषेधाधिकार मतलब पॉकेट वीटो कहा जाता है। किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी उसे इंग्लिश में पॉकेट वीटो कहते हैं? तो वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने या अपनी स्वीकृति रोक लगा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? महान्यायवादी का, नियंत्रक में महालेख परीक्षक का, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी जो है सही है। महान्यायवादी, महालेख परीक्षक और राज्य का राज्यपाल सभी को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? स्वविवेकी शक्ति मतलब खुद के सोच विचार से जो यूज कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो इसमें ऑप्शन ई जो है वो सही है, 2, 3 और 6। राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है अपना खुद से इस्तेमाल करके उसे कर सकते हैं, जिसमें कुछ आता है इसमें से वो है 2, 3 और 6। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, जो विधेयक जो बिल संसद द्वारा पास किया गया है राष्ट्रपति पास करने के लिए, तो उसको वापस फिर से
भेज सकते हैं। और तीसरा जो है विधेयक को रोक कर रखना, तो किसी भी विधेयक को भी वो रोक कर रख सकते हैं, ये उनके स्वविवेकी शक्ति में आता है। और ऑप्शन 6 संसद को संदेश भेजना, तो ऑप्शन डी सही होगा, 2, 3 और 6। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, विधेयक पर स्वीकृति देना। ये मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के नहीं कर सकते, ये इनकी खुद की स्वविवेकी शक्ति है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित नहीं, विधेयकों पर स्वीकृति देना। इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करना। विधायी की शक्ति इनमें से कौन है, ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करना। ये विधायी शक्ति में आता है। अगला क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? इसका ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 123 के अनुसार। ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका ऑप्शन है 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 6 माह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में आता है? यह अनुच्छेद 160 में आता है। इसका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 160। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का।
तो ऑप्शन बी सही है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं और आपातकाल भी लगा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बी मुख्यमंत्री की, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यापन करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। नहीं है, इसका ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। भारत के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन ए क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। इसका ऑप्शन है बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति ये कौन सी शक्ति में आती है? विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है यह न्यायिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक, निरंतरता। इसका सही है रोक और निरंतरता, ऑप्शन ई, रोक और निरंतरता। आगे क्वेश्चन चलते हैं, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। इसका ऑप्शन डी सही है, 2 और 4। एक औपचारिक और विधिक है और संवैधानिक और नाम मात्र है। तो 2 और 4 इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन को। इसका ऑप्शन सी है, 1, 3 और 4। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को, और स्टेटमेंट 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार भारत राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना।
इनमें से कौन से राष्ट्रपति के विशेषाधिकार नहीं है? वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। सभी बिल को वापस पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केंद्र के मंत्रिमंडल जो है अभिभाषण तैयार करते हैं राष्ट्रपति के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, और कारण दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता है। दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और कारण है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसमें जो है ए सही है और आर जो है गलत है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये गलत है। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन से स्टेट से? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, दो अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार बने थे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह। इसका आंसर एन संजीव रेड्डी जो है वो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन,
सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। इनमें से इनकी कार्यकाल दिए हुए कब से कब तक था, इन्हें मिलाना था। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक उनकी अवधि थी, और एन संजीव रेड्डी उनकी अवधि थी 1977 से 1982, और डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी अवधि थी 1967 से 1969, और बीबी गिरी की अवधि थी 1969 से 1974 तक। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे? इसका ऑप्शन होगा सी, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उन्हें दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? बीबी गिरी का संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो सबको पता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसको जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। अगला क्वेश्चन। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। निम्न में से कौन असंगत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री थे। इसलिए ऑप्शन डी सही हो, क्योंकि ऑप्शन डी जो है ये असंगत है। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इलेक्टेड होकर के आते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, ये गलत है। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन सी, बरहमा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, बरहमा। प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम उनका 12वां है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वह सब। और ऑप्शन डी जो है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करते हैं। इसका ऑप्शन बहुत ही इजी है, जब राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देते हैं तब जो है वो बिल से एक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? ऑप्शन डी राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर लागू होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार का राज्यपाल रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी यानी जैल सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीबी गिरी जो है वो थे। अगला, राष्ट्रपति का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। और प्लीज़ हमारे चैनल में जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने? ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस द्वारा। और अब शुरू करते हैं राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति यहाँ खत्म होता है और शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसमें होगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, स्टेटमेंट ऑप्शन सी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा। ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। इसका ऑप्शन डी सही है, लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। ऑप्शन है
इसका ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य से। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरा कारण है। तो कथन दिया गया है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। और कारण है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें जो है कथन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, ये सही है। और कारण दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। स्टेटमेंट 2, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। स्टेटमेंट 3, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। स्टेटमेंट 4, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 4। कौन सा सही नहीं है ये चुनना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, ये जरूरी नहीं है। और चौथा जो है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, 1 तथा 4। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, या फिर स्टेटमेंट 2, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कौन औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं है, या फिर स्टेटमेंट 3, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, या फिर राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं, ये भी सही है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करना, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा, राज्य परिषद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए, राज्य परिषद के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके पद के निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पे? संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, या उपरोक्त में से कोई। तो ऑप्शन बी, राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल राज्यसभा में। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन बी है राज्यसभा में, और यहाँ पे है ऑप्शन डी
राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी है, इसको कमेंट में लिखकर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। इसका ऑप्शन सी है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एस पाठक, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी, ऑप्शन डी और सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, ऑप्शन डी जो है बी डी जत्ती और के आर नारायणन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन बी 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए थे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? ये लास्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ख़त्म हो चुके हैं, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।